कॉपीराइट डिस्क्लेमर। मेरे बेटे की 1 महीने की पार्टी में परिवार और दोस्तों से खचाखच भरे हॉल में मैंने माइक संभाला और ऐलान किया कि यह बच्चा मेरा नहीं है। फिर मैंने दस्तावेजों का एक ढेर हवा में लहराया और उसे बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर दिया। यह मेरे बेटे की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। रिपोर्ट दिखाती है कि बच्चे और मेरे बीच जैविक संभावना केवल 0.1% है, लेकिन चेन्हाओं के साथ ये 99.9% है। पूरा हॉल सन्न रह गया। मैंने अपनी पत्नी और चेन्हाओं की तरफ देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। मैं मुस्कुराया। अब मैं आधिकारिक तौर पर ऐलान करता हूं कि लिन युआंग और मैं तलाक ले रहे हैं। सबसे पहले मेरी सास ने प्रतिक्रिया दी। वह अपनी सीट से झटके से उठी। जांग यी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम कैसी बकवास कर रहे हो? मेरे ससुर का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी को पीछे खींचा और बैठकर चुप रहने को कहा। क्या हमने अभी तक अपनी पर्याप्त बेइज्जती नहीं कराई है? जहां तक मेरी प्रिय पत्नी लिन युआंग की बात है, वह वहीं स्तब्ध खड़ी रही और आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जांग यी, तुम बहुत आगे निकल चुके हो। तुम ऐसी बात का मजाक कैसे उड़ा सकते हो, सिर्फ ध्यान खींचने के लिए? क्या तुम्हें अपना सगा बेटा भी नहीं चाहिए? वह रिपोर्ट पक्का फर्जी है। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? उसने सच में बहुत शानदार अभिनय किया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वह बहुत बेचारी दिख रही थी, जैसे कि मैं कोई बेरहम इंसान था। हमारे आसपास के मेहमान फुसफुसाने और गपशप करने लगे। अनगिनत आंखें हम तीनों के बीच इधर उधर दौड़ रही थीं। जहां तक दूसरे मुख्य किरदार, मेरे सबसे अच्छे दोस्त चेन्हाओ की बात है, वह अपनी कुर्सी पर ढीला ढाला बैठा था। उसके होंठ कांप रहे थे। वह एक शब्द भी नहीं कह पा रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह मेरी तरफ देखे, न ही उसकी लिन युआंग की तरफ देखने की हिम्मत हुई। वह सिर्फ मेज पर रखे वाइन ग्लास को घूरता रहा। बहन वांग, बच्चे को आराम कक्ष में ले जाओ, यहाँ बहुत शोर है। आया ने मुझे हमदर्दी भरी आंखों से देखा, सर हिलाया और जल्दी से बच्चे को लेकर चली गई। इस सब के निपटने के बाद मैंने फिर से माइक उठाया। मेरी नजरें ठंडी हो गईं। एक फर्जी लिन युआंग चेन्हाओ, क्या तुम दोनों में हिम्मत है कि अभी इसी वक्त हमारे सभी परिवार और दोस्तों के सामने हम तीनों और बच्चे के साथ सीधे नजदीकी फोरेंसिक टेस्टिंग सेंटर चलें और फिर से टेस्ट करवाएं? पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। अगर नतीजे दिखाते हैं कि बच्चा मेरा है, तो मैं जांग यी हुआए अपने नाम की सारी संपत्तियां, जिसमें ये घर, कारें और मेरी कंपनी के शेयर शामिल हैं, पूरी तरह से तुम्हें, लिन युआंग, सौंप दूंगा। मैं बिना कुछ लिए चला जाऊंगा और तुम दोनों के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगूंगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इसने हथौड़े की तरह चोट की, जो सबके दिमाग पर जोर से लगी। पूरा हॉल एक बार फिर सन्न रह गया। लिन युआंग का रोना अचानक रुक गया। उसने मुझे घोर अविश्वास से देखा। शायद उसने सोचा था कि मैं हमेशा की तरह रहूंगा, कि जब तक वह रोती रहेगी और गिड़गिड़ाती रहेगी, मैं नर्म पड़ जाऊंगा और हार मान लूंगा। अफसोस की बात है कि आज चीजें अलग हैं। मैं चेन्हाओं को घूरता रहा। आखिरकार मेरी नजर न सह पाने के कारण उसने हताशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। यह इशारा एक मुंह कबूलनामा था। मेहमान तुरंत समझ गए। अगर उन्हें पहले मेरे पागलपन भरे स्टंट पर कोई शक था, तो अब उन्हें नहीं था। हे भगवान, क्या ये सच है? लिन युआंग बहुत पवित्र और मासूम दिखती है। आप सच में किताब को उसके कवर से नहीं आंक सकते। और उसने अपने पति के सबसे अच्छे दोस्त के साथ संबंध बना लिए। ये बहुत गंदा है। बेचारा जांग यी हुआई किसी और के बच्चे को पालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। वह सारी मेहनत बेकार चली गई। ये किसी और आदमी का मांस और खून है। हमारे पास अब देखने के लिए एक असली शो है। लिन परिवार ने अपनी पूरी इज्जत खो दी है। मेरे ससुर और सास के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और वे भड़कना चाहते थे, लेकिन बहस करने का एक भी बहाना नहीं मिला। मैं यही चाहता था, सबके सामने उनके परिवार के पाखंडी मुखौटों को तार तार करना, ताकि उन्हें पूरी बर्बादी और अपमान का स्वाद मिल सके। ये भव्य खेल उसी पल से चल रहा था जब मुझे सच्चाई का पता चला। ये सब बहुत ध्यान से तैयार किया गया था और आज इसका शानदार उद्घाटन अभिनय था। मुझे सबसे पहले कुछ गलत होने का एहसास हुआ। करीब 1 महीने पहले, जिस दिन लिन युआंग ने जन्म दिया, बच्चा समय से पहले हुआ था और स्थिति थोड़ी गंभीर थी। जन्म के तुरंत बाद उसे एनआईसीयू के इंक्यूबेटर में रख दिया गया। मैं उस समय चिंता से जल रहा था, दस्तावेजों के पहाड़ पर हस्ताक्षर कर रहा था। उनमें से एक नवजात शिशु की हील प्रिक स्क्रीनिंग के लिए सहमति पत्र था। स्क्रीनिंग रिपोर्ट कुछ दिनों बाद आई। ब्लड ग्रुप को छोड़कर सब कुछ सामान्य था। मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। लिन युआंग का ब्लड ग्रुप ए है। हमारा बच्चा सैद्धांतिक तौर पर सिर्फ ओ या ए ग्रुप का हो सकता था, लेकिन रिजल्ट शीट पर ब्लड ग्रुप वाले कॉलम में साफ तौर पर बी ग्रुप लिखा था। श्री जांग, आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप थोड़ा खास है। मेरा दिमाग भन्ना गया। एक पल के लिए पूरी दुनिया घूम गई। मैंने उस पतले से कागज को पकड़ा। मेरे हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। बी ग्रुप कैसे हो सकता है? क्या अस्पताल से कोई गलती हुई है? सही, यह एक गलती होनी चाहिए।
नवजात शिशु का पीलिया कभी कभी टेस्ट की सटीकता को प्रभावित कर सकता है। मैंने पहले भी यह सुना था, इसलिए मैंने खुद को सांत्वना देने की कोशिश की, जैसे डूबता हुआ आदमी तिनके का सहारा लेता है। लेकिन आखिर मैं एक शिक्षित वयस्क हूँ। मुझे पता था कि इतनी छोटी सी गलती की संभावना किसी बड़े और मान्यता प्राप्त अस्पताल में बेहद कम होती है। मेरे दिमाग में एक डरावना विचार तेजी से जड़ पकड़ने लगा। वे दिन एक दुर्स्वप्न में जीने जैसे महसूस हुए। दिन में मुझे लिन युआंग और उसके माता पिता के सामने नाटक करना पड़ता था, अनमोल बेटा होने की खुशी का ढोंग करना पड़ता था, उसकी खैरियत पूछनी पड़ती थी, उसे चाय और पानी देना पड़ता था। रात में मैं अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा उस ब्लड टेस्ट रिजल्ट को घूरता रहा, सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा, जब तक कि धुएं ने मेरा दम नहीं घोंट दिया और मेरी आंखों से पानी नहीं आ गया। लिन युआंग और मैं कॉलेज के समय से प्रेमी थे। हमने 5 साल तक डेट किया और 2 साल से शादीशुदा थे। वह कॉलेज की मानी हुई सुंदरी थी और उसके अनगिनत आशिक थे। ये सच कि मैंने उसे जीत लिया बहुत से लोगों को ईर्ष्या देता था। हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा रहा था। वह कोमल और विचारशील थी और मैं महत्वाकांक्षी और दृढ़निश्चयी था। मुझे लगता था कि हम स्वर्ग में बनी एक जोड़ी हैं, जब तक कि इस ब्लड टेस्ट रिजल्ट ने मेरे सभी खूबसूरत भ्रमों को चकनाचूर नहीं कर दिया। एक पागल आदमी की तरह मैंने पिछले 1 साल की हर छोटी छोटी बात को फिर से दोहराना शुरू कर दिया। सुरागों की बेताबी से तलाश करते हुए मुझे एहसास हुआ कि जब से लिन युआंग गर्भवती हुई, उसने गर्भावस्था के मूड स्विंग्स को निजी स्पेस की मांग के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया और सोने के लिए गेस्ट रूम में चली गई। उस समय मैंने सोचा कि मैं लापरवाह था और मैंने उसकी भावनाओं का पर्याप्त ख्याल नहीं रखा। अपराध बोध से भरकर मैंने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया। उसके फोन का पासवर्ड, जो पहले हमारी एनिवर्सरी हुआ करता था, गुपचुप तरीके से कुछ और बदल दिया गया था। मैंने एक बार उससे पूछा और उसने बस नखरे किए, कहा कि एक ही पासवर्ड हमेशा इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है। मैंने इस मुद्दे को नहीं दबाया क्योंकि मुझे लगता था कि पति और पत्नी के बीच बुनियादी भरोसा होना चाहिए। और फिर मेरा सबसे अच्छा दोस्त चेन हाओ मेरा कॉलेज का रूममेट था। हम बहुत करीब थे। हम व्यावहारिक तौर पर एक ही पैंट पहनते थे। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि औसत थी, लेकिन वह तेज और समझदार था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक कंपनी शुरू की और तुरंत उसे भी साथ ले लिया। मैं बाहरी मामलों को संभालता था, वह आंतरिक मामलों को संभालता था। मैंने उसे 20% शेयर दिए। मैंने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। लिन युआंग के गर्भवती होने के बाद चेनहाओ साफ तौर पर मेरे घर पर बहुत ज्यादा आने लगा। वह हमेशा कहता था कि भाई होया, तुम बहुत व्यस्त हो, भाभी घर पर अकेली बोर हो रही होंगी, मैं आऊंगा और उनसे बात करूंगा, शतरंज खेलूंगा और तुम्हारा बोझ बांटने में मदद करूंगा। उस समय मैं बहुत भावुक हो गया था। अब पीछे मुड़कर देखने पर वह बोझ बांटना नहीं था, वह साफ तौर पर भेड़िए को अपने घर में बुलाना था। मैं अब खुद से झूठ नहीं बोल सकता था। मुझे सबूत चाहिए थे, पक्के सबूत। बच्चा अभी भी इंक्यूबेटर में था, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने अपना निशाना लिन युआंग और चेनहाओ पर साधा। मैंने कंपनी के एक जरूरी प्रोजेक्ट का बहाना बनाया, जिसके लिए 1 हफ्ते के व्यावसायिक दौरे की जरूरत थी। जाने से पहले मैंने हमेशा की तरह लिन युआंग को गले लगाया। हनी, जब मैं घर पर नहीं हूँ, तुम्हें और बच्चे को स्वस्थ रहना है, ठीक है? कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना या चेनहाओ को ढूंढना। वह भरोसेमंद है। उसने जवाब दिया कि पतिदेव, आप चिंता मत करो, मैंने घर पर सब कुछ संभाल लिया है। उसका चेहरा देखकर मुझे सिर्फ उल्टी जैसा महसूस हुआ। मैं असल में व्यावसायिक दौरे पर नहीं गया था। मैंने अपने घर से ज्यादा दूर नहीं एक होटल में कमरा बुक किया, बाजार में उपलब्ध सबसे छोटे वॉयस रिकॉर्डर और पिनहोल कैमरे खरीदे और चुपके से घर वापस आ गया। हमारे मुख्य दरवाजे का स्मार्ट लॉक मेरे और लिन युआंग के अलावा मैंने अपने माता पिता के उंगलियों के निशान भी रजिस्टर करवाए थे। वे शायद ही कभी आते थे, इसलिए यह मेरा फायदा बन गया। मैंने लिविंग रूम में एक गमले वाले पौधे में और गेस्ट रूम में नाइटस्टैंड लैंप पर डिवाइस इंस्टॉल किए। एक बार जब सब कुछ हो गया तो मैं चुपचाप चला गया और होटल लौट आया, अपने फोन पर रियल टाइम सर्विलांस ऐप खोलकर। पहला दिन शांत और शांतिपूर्ण। लिन युआंग ने ज्यादातर समय अपने कमरे में आराम करने या टीवी देखने में बिताया। दूसरे दिन वह बार बार अपना फोन चेक करने लगी, उसके चेहरे पर बेसब्री की झलक साफ दिख रही थी। तीसरे दिन दोपहर को घंटी बजी। लिन युआंग बेसब्री से दरवाजा खोलने गई। बाहर चेनहाओ खड़ा था, उसके हाथ फलों और सप्लीमेंट से भरे हुए थे। मेरा दिल तुरंत रसातल में डूब गया। लिन युआंग ने कहा कि तुम्हें इतना समय क्यों लगा? मैं यहाँ बोरियत से मर रही हूँ। चेनहाओ बोला कि मैं सिर्फ चिंतित था कि अगर मैं जांग यी के जाने के तुरंत बाद आऊंगा तो ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा। उसने लिन युआंग को अपने गले से लगा लिया और पूछा कि क्या तुमने मुझे याद किया? लिन युआंग ने जवाब दिया कि बहुत याद किया। वे दोनों एंट्रीवे में ही जोर शोर से किस करने लगे, एक दूसरे में ऐसे लिपट गए जैसे प्रेमी कई सालों से अलग थे। मैं होटल में ठंडी कुर्सी पर बैठा अपने फोन की स्क्रीन पर वह गंदा दृश्य देख रहा था। मेरी नसों में खून जैसे जम गया था।
वह मेरा घर था, वह मेरी पत्नी थी, वह मेरा सबसे अच्छा भाई था। मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे सिर्फ हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक और घोर घृणा महसूस हुई। इसके बाद के दृश्य और भी असहनीय थे। चेन हाओ ने पूछा कि मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि वह बेवकूफ जांग यी हुआ आखिरकार कब पता लगाएगा? लिन युआंग ने कहा कि ओह कृपया, वह सिर्फ काम का मारा बेवकूफ है। मैं बस थोड़ा नखरा करती हूँ और वह पूरी तरह से मान जाता है। अगर ये तथ्य नहीं होता कि उसके पास पैसा है और वह मुझे और बच्चे को एक अच्छा जीवन दे सकता है, तो मैं उसके लिए यह नाटक करने की जहमत भी नहीं उठाती। चेन हाओ ने कहा कि तुम कमाल हो बेबी। बस 2 साल और इंतजार करो, तलाक लेने का बहाना ढूंढो और उसे बिना कुछ लिए बाहर निकाल दो। तब तक कंपनी और घर दोनों हमारे होंगे और हमारा बच्चा उसके पास जो कुछ भी है उसका हकदार होगा। लिन युआंग ने कहा कि अपनी आवाज धीमी रखो, दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन ईमानदारी से, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में होना लेकिन उसे पापा कहना, यह मुझे सच में ठीक नहीं लगता। चेन हाओ ने ढाढ़स बंधाया कि बेबी बस थोड़ा और सहन कर लो। एक बार जब हमारी योजना सफल हो जाएगी तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें और हमारे बच्चे को एक उचित दर्जा दूंगा। पता चला कि उन्होंने शुरू से ही सब कुछ ध्यान से गिना था। ये सिर्फ एक दया की बात है कि वे शायद भूल गए या बस नहीं जानते थे कि ब्लड ग्रुप ए और ओ वाले माता पिता कभी भी किसी भी परिस्थिति में ब्लड ग्रुप बी वाला बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मैंने चुपचाप सभी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर सहेज ली। मैंने अपना फोन बंद कर दिया। खिड़की के बाहर सूरज तेज चमक रहा था, फिर भी मेरा पूरा शरीर जमा देने वाला ठंडा महसूस कर रहा था। उस पल में प्यार और दोस्ती के बारे में मेरे आखिरी बचे भ्रम पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। जो कुछ बचा था वह था बदला। मैं तुरंत वापस नहीं गया और उन्हें बेनकाब नहीं किया। वह उन्हें बहुत आसानी से जाने देना होता। मैं चाहता था कि वे जितना संभव हो उतना ऊंचा चढ़ें ताकि गिरने में उतनी ही ज्यादा चोट लगे। इसलिए मैंने अपना व्यावसायिक दौरा खत्म किया और घर वापस आ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने लिन युआंग के साथ पहले से भी बेहतर व्यवहार किया, इतना अच्छा कि मैं हर छोटी बात का ध्यान रखता था। अगर उसे शहर के दक्षिण हिस्से से मिठाई चाहिए होती तो मैं रात के 3 बजे भी गाड़ी चलाकर खरीदने चला जाता। अगर आधी रात को उसके पैरों में ऐंठन होती तो मैं पूरी रात जागकर मालिश करता। मेरी गहरी भक्ति ने लिन युआंग और चेन हाओ को अपनी सतर्कता और कम करने पर मजबूर कर दिया। मेरे सामने वे अभी भी गुणी पत्नी और वफादार भाई थे, लेकिन मेरी पीठ पीछे उन कैमरों और रिकॉर्डर के नीचे जिन्हें मैंने ध्यान से सेट किया था, उन्होंने एक के बाद एक घृणित दृश्य खेले। इस दौरान मैंने गुपचुप तरीके से एक वकील ढूंढा जो तलाक के मामलों में विशेषज्ञ था। वकील वांग। मैंने सारे सबूत उनके सामने रख दिए। वकील वांग ने कहा कि श्री जांग, आप अब तक के सबसे शांत और सक्षम मुवक्किल हैं जिनसे मैं मिला हूं। निश्चिंत रहें, ये केस हमारी जेब में है। मैं उनसे भारी कीमत वसूल करूंगा। वकील वांग के मार्गदर्शन में मैंने अपनी संपत्तियों को गुपचुप तरीके से ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। वैवाहिक घर जिसमें हम रह रहे थे मेरे और लिन युआंग दोनों के नाम पर था, जिससे यह शादी के बाद की संपत्ति बन गई। लेकिन डाउन पेमेंट का बड़ा हिस्सा मेरी शादी से पहले की संपत्ति से दिया गया था और इसे साबित करने के लिए स्पष्ट बैंक लेन देन रिकॉर्ड मौजूद थे। जहां तक कंपनी के शेयरों की बात है, भले ही मैंने चेन हाओ को 20% दिए थे, लेकिन वे सिर्फ लाभांश वाले शेयर थे। निर्णय लेने और मालिकाना हक अभी भी मेरे हाथों में था। इसके अलावा मैंने कंपनी के नियमों में ये स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था कि कंपनी के हितों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी व्यवहार शेयरधारकों के बोर्ड को उन शेयरों को रद्द करने का अधिकार देता है। मैंने मेरे और लिन युआंग के साझा अकाउंट को भी गुपचुप तरीके से चेक किया। अगर मैंने चेक नहीं किया होता तो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन जो मुझे मिला उसने मुझे चौंका दिया। जिस साल लिन युआंग गर्भवती थी, उसने इस अकाउंट से लगातार करीब 5 लाख युआन ट्रांसफर किए थे। प्राप्तकर्ता एक अकाउंट था जो मुझे पूरी तरह से अज्ञात था। मैंने वकील वांग से इसकी जांच करने के लिए कहा और पता चला कि अकाउंट होल्डर मेरी सास थी। दूसरे शब्दों में, उनके पूरे परिवार ने बहुत पहले से ही मेरे साथ एटीएम जैसा व्यवहार किया था, जितना वे चाहते थे उतना ले रहे थे। मुझे ये सिर्फ हास्यास्पद लगा। वे सोचते थे कि वे बहुत ज्यादा होशियार हैं, यह नहीं जानते थे कि उनका हर कदम मेरी निगरानी में था। जिस दिन बच्चे को अस्पताल से छुट्टी मिली, मैं उसे लेने गया। उसके कपड़े बदलने के बहाने मैंने चुपके से उसके कुछ बाल नोच लिए, साथ ही मेरे अपने बाल और चेन हाओ की ऑफिस कुर्सी पर मिले कुछ बाल। मैंने उन सभी को फोरेंसिक टेस्टिंग सेंटर भेज दिया। मैंने एक त्वरित टेस्ट का अनुरोध किया। 3 दिन बाद मुझे रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट पर ठंडे कठोर नंबरों को देखते हुए मैंने उसे शांति से छिपा दिया। सब कुछ अपनी जगह पर था। मुझे सिर्फ आखिरी धक्के की जरूरत थी, और वह आखिरी धक्का था बच्चे की 1 महीने की पार्टी। मैं ये सब हमारे परिवार और दोस्तों के सामने करना चाहता था ताकि उस पल जब वे सबसे ज्यादा घमंडी और खुश महसूस कर रहे हों, उन्हें निर्दयता से अपने पैरों तले कुचल सकूं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे फिर कभी अपना सिर ऊंचा न उठा सकें। नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करती। यह असंभव है।
बैंक्वेट हॉल में झटके के एक छोटे से पल के बाद लिन युआंग आखिरकार फट पड़ी। वो एक पागल औरत की तरह बड़ी स्क्रीन पर झपटी उस चमकदार रिपोर्ट को फाड़ने की कोशिश करने लगी, अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाने लगी। ये तुम हो, जांग यी। तुमने ये फर्जी बनाया है। तुम लंबे समय से मुझसे तलाक लेना चाहते थे, इसलिए तुमने मुझे फंसाने के लिए यह नीच चाल चली। उसका अभिनय अभी भी शानदार था। ये सिर्फ इतना है कि उसकी वर्तमान हिस्टीरिया ने उसे एक घृणित रूप दे दिया था। मेरी सास भी वास्तविकता में वापस आ गई, अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ी, मुझे कोसने में शामिल हो गई। जांग यी हुआई, तुम बेरहम, नमक हराम इंसान। मेरी बेटी तुम्हारे साथ रही, उसने क्या कभी तुमसे कुछ मांगा? और फिर भी तुम उस पर ऐसे रौन रहे हो, बिना किसी सबूत के, सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर भरोसा करके। तुम हमारे परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद करना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा नहीं होगा। हम तुम पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। माँ और बेटी ने एक दूसरे को पूरी तरह से समझा। पीड़ित होने का ढोंग करते हुए अपराधी होने की उनकी क्षमता वास्तव में हैरान करने वाली थी। कुछ दूर के रिश्ते जिन्हें पूरी कहानी नहीं पता थी, उन्होंने भी मुझ पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया। ये नौजवान बहुत क्रूर हो रहा है। पति और पत्नी के बीच जो कुछ भी होता है, उसे बंद दरवाजों के पीछे सुलझाना चाहिए। हाँ, इतना बड़ा हंगामा करना। बच्चा जब बड़ा होगा तो वह क्या करेगा? मैंने उनके प्रदर्शन को ठंडी उदासीनता से देखा। मेरा दिल पूरी तरह से अछूता था। मैंने एक बार फिर माइक्रोफोन उठाया। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इसने सभी शोरों को काट दिया। तुम्हें सबूत चाहिए, है ना? मैं हल्की सी मुस्कान मुस्कुराया। वकील वांग, जो दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे, ने सर हिलाया। वही वकील वांग और उनके दो सहायक दस्तावेजों का एक ढेर और एक लैपटॉप लेकर मंच पर आए। देवियों और सज्जनों, मैंने प्रोजेक्शन स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। छवि तुरंत बदल गई और एक वीडियो चलने लगा। ये पिछले महीने की 15 तारीख को था, मेरे व्यावसायिक दौरे का तीसरा दिन। मेरी आवाज जमने वाली ठंडी थी, जैसे मैं कोई ऐसी कहानी सुना रहा हूं जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। पूरा हॉल गैसअप से गूंज उठा। मेरे ससुर और सास की गालियां उनके गले में ही मर गईं। वे अपनी गर्दन मरोड़े हुए मुर्गियों जैसे दिख रहे थे, मुंह खुला था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकाल पा रहे थे। लिन युआंग का चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया। वीडियो लिविंग रूम के सोफे पर, बिस्तर पर, हमारे बेडरूम में चलता रहा। एक के बाद एक गंदा दृश्य। सबसे निंदनीय हिस्सा उनकी बातचीत थी, जिसे रिकॉर्डिंग पेन ने एकदम साफ कैद किया था। वह बेवकूफ जांग यी हुआई, वह कब पता लगाएगा? चलो 2 साल और इंतजार करते हैं। हम तलाक लेने का बहाना ढूंढेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वह बिना कुछ लिए चला जाए। चिंता मत करो, बच्चा निश्चित रूप से टाइप बी है। जब तक वह टाइप ओ नहीं है, वह टाइप ओ बेवकूफ जांग यी हुआई कभी पता नहीं लगा पाएगा। हर जगह एक गूंजता हुआ थप्पड़ जैसा था, लिन युआंग के चेहरे पर, साथ ही चेन हाओ और उनके पूरे परिवार के चेहरे पर। जो रिश्ते अभी मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे, वे अब सन्न रह गए थे। लिन युआंग के परिवार की तरफ उनकी नजरें हिकारत और घृणा से भरी थीं। चेन हाओ के माता पिता भी मौजूद थे। वे सीधे, ईमानदार लोग थे और इस वक्त उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। वे चाहते थे कि जमीन फट जाए और वे समा जाएं। चेन हाओ के पिता गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने मंच पर अपने बेटे की तरफ इशारा किया, वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने मेज पर अपनी मुट्ठी दे मारी। खून उनके सिर पर दौड़ गया और वे लगभग बेहोश हो गए। वीडियो खत्म हुआ। हॉल शांत था। क्या ये सबूत तुम्हारे लिए काफी है? मैंने राख जैसे चेहरे वाली लिन युआंग से पूछा, हर शब्द को स्पष्ट रूप से बोलते हुए। लिन युआंग फर्श पर गिर पड़ी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह एक शब्द भी नहीं कह पा रही थी। उसकी दुनिया पूरी तरह से बिखर गई थी। लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ था। मैं हेड टेबल की तरफ चला, अपने ससुर और सास को नीचे देखते हुए। अंकल, आंटी, मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मेरे शब्द उनके दिलों में चाकू की तरह चुभ रहे थे। पिछले 1 साल में लिन युआंग ने हमारे साझा अकाउंट से 4,87,000 युआन आप दोनों को ट्रांसफर किए। अगर मुझे सही याद है तो आपने उस पैसे का इस्तेमाल अपने प्यारे बेटे लिन युआंग के भाई के जुए के कर्ज चुकाने के लिए किया। सही, वह पैसा वैवाहिक संपत्ति है। उसने इसे मेरी सहमति के बिना ट्रांसफर किया, जो गबन का गठन करता है। प्रासंगिक बैंक स्टेटमेंट सभी मेरे वकील द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। मैं पीले पड़े चेन हाओ की तरफ मुड़ा। चेन हाओ, मेरे अच्छे भाई, जब कंपनी ढहने की कगार पर थी, मैंने अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गई आखिरी बचत ली और कंपनी को चालू रखने के लिए उच्च ब्याज वाले ऋण भी लिए। मैंने तुम्हारे साथ अपने सगे भाई जैसा व्यवहार किया। मैंने तुम्हें 20% शेयर और लाभांश दिए और तुमने मुझे इस तरह वापस चुकाया। तुम और लिन युआंग ने मिलकर कंपनी को लूटने की साजिश रची। इन बातचीत की रिकॉर्डिंग मैंने उन सभी को सहेज लिया है। कंपनी के नियमों के अनुसार आज से तुम्हें निकाल दिया जाता है और तुम्हारे सभी शेयर बिना शर्त रद्द कर दिए जाते हैं। मैं रुका, मेरी आंखों ने पूरे कमरे को देखा। आखिरकार मेरी नजर लिन युआंग पर टिक गई। ओह,
सही, एक और बात है। मैंने वकील वांग को इशारा किया। बड़ी स्क्रीन पर एक नया दस्तावेज दिखाई दिया। यह क्या है? लिन युआंग की आवाज फटी हुई थी, एक हताश पूर्वाभास से भरी हुई। उतावली मत हो, मैंने ताना मारा। मैंने वकील वांग को इशारा किया कि वे इसे सबको समझाएं। देवियों और सज्जनों, यह एक पूरक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद जिसने पुष्टि की कि श्री जांग और बच्चे का जैविक संबंध नहीं है और श्री चेनहाओ बच्चे के साथ जैविक रूप से संबंधित है, श्री जांग ने एक कठोर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ खुद जेनेटिक लोकी पर केंद्रित एक अधिक व्यापक तुलना के लिए भुगतान किया। परिणाम बहुत दिलचस्प है। रिपोर्ट दिखाती है कि भले ही बच्चा श्री चेनहाओ के समान वाई गुणसूत्र साझा करता है, ये पुष्टि करते हुए कि वे एक ही पितृवंश से हैं, कई अन्य प्रमुख जेनेटिक लोई पर महत्वपूर्ण अंतर हैं। इसे सरल शब्दों में कहें तो ये बच्चा वास्तव में चेन परिवार के खून का है, लेकिन इसका जैविक पिता श्री चेनहाओ नहीं है, बल्कि उसका छोटा भाई चेन यांग है। यह मोड़ उन्हें रंगे हाथों पकड़ने से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। कमरे में हर किसी ने एक तेज ठंडी सांस ली। वे मंच पर मौजूद लोगों को आंखें फैलाकर और मुंह खोलकर घूरते रहे, उनका दिमाग इस सबको समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या ये साल का सबसे नाटकीय पारिवारिक साबुन ओपेरा है? पति को उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ धोखा देना काफी नहीं था, उसे सबसे अच्छे दोस्त के भाई के साथ भी सोना था। लिन युआंग, क्या वह जो कह रहा है वह सच है? चेनहाओ ने अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसने लिन युआंग की तरफ चाकू जैसी नजरों से देखा। उसकी नजर इतनी तेज थी कि लग रहा था कि वह उसे जिंदा खा जाना चाहता है। चेनहाओ का छोटा भाई चेन यांग था। वह इस साल कॉलेज में जूनियर था। उसने गर्मियों की छुट्टियों में मेरी कंपनी में कुछ समय के लिए इंटर्नशिप की थी। एक उज्ज्वल, अंतर्मुखी युवा। मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि वह इसमें शामिल था। लिन युआंग पूरी तरह से टूट गई। उसने चेनहाओ की जानलेवा नजर को देखा और पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। उसके शब्द एक उलझा हुआ गड़बड़झाला थे। नहीं, ये सच नहीं है। कैसे? मुझे समझाने दो। मैंने नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ। ये था वह। ये चेन यांग था। वह इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, चेनहाओ की माँ, एक महिला जो आमतौर पर कोमल और दयालु थी, एक उग्र तेंदुए की तरह आगे बढ़ी। उसने लिन युआंग के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। तुम बेशर्म, तुम हमारे चेन परिवार को क्या समझती हो? हमारे परिवार ने ऐसा क्या किया कि हमें ऐसा दिन देखना पड़ा? तुम जैसी मुसीबत हमारे गले पड़ गई। क्या मेरे एक बेटे को बर्बाद करना काफी नहीं था? तुम्हें दूसरे को भी बर्बाद करना था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसके साथ वह लिन युआंग पर टूट पड़ी, उसे खरोंचती और पीटती रही। ये देखकर लिन युआंग की मां तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए कूद पड़ी। दो मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं शानदार बैंक्वेट हॉल के बीचों बीच आम सड़क के गुंडों की तरह लड़ने लगीं, एक दूसरे पर सबसे शातिर गालियां चिल्लाते हुए। दृश्य पूरी तरह से अराजकता में उतर गया। लिन युआंग के पिता और चेनहाओ के पिता, उनके चेहरे पीले और लाल हो रहे थे। वे हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन बहुत शर्मिंदा थे। वे सिर्फ अजीब तरह से एक तरफ खड़े रह सकते थे, भारी सांस लेते हुए। जहां तक चेनहाओ की बात है, वह सिर्फ इस सब को सन होकर देखता रहा। उसने उस महिला को देखा जिसे वह बहुत गहराई से प्यार करता था और अपनी उग्र मां को एक दूसरे को तार तार करते हुए देखा। फिर अचानक वह हंसने लगा। ये रोने से ज्यादा दर्दनाक आवाज थी, आत्म उपहास और हताशा से भरी हुई। उसने इतनी मेहनत की थी, अपने भाई को धोखा दिया था और अपना नाम कलंकित किया था, ये सोचकर कि वह आखिरी विजेता होगा। लेकिन अंत में वह सिर्फ एक और धोखा खाया हुआ इंसान था जो अपने ही भाई के लिए बच्चा पाल रहा था। वह सबसे बड़ा, सबसे दयनीय मूर्ख था। मैंने इस स्वान को ठंडी तटस्थता से देखा। मुझे हमदर्दी का एक कतरा भी महसूस नहीं हुआ। ये वह कर्म था जिसके वे हकदार थे। आप शायद सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि बच्चा चेन यांग का है। ये, आप कह सकते हैं, एक आकस्मिक खोज थी। बदला लेने का फैसला करने के बाद मैंने सिर्फ लिन युआंग और चेनहाओ पर सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह टाइप बी बच्चा मेरे दिल में लगातार चुभने वाले कांटे जैसा था। मुझे पता था कि चेनहाओ टाइप बी है, लेकिन मुझे सिर्फ एक एहसास था कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। एक आदमी जो अपने ही भाई की पीठ में छुरा घोंप सकता था, जो अपनी साजिश में इतना सावधानीपूर्वक था, क्या वह ब्लड ग्रुप जैसी इतनी बड़ी खामी वाकई छोड़ेगा? या इसे दूसरे तरीके से कहें तो क्या ये पूरी चीज खुद एक जाल थी? सावधानी बरतते हुए मैंने लिन युआंग और चेनहाओ, उनके सामाजिक हलकों और पिछले एक साल में उनकी गतिविधियों की गहरी खुदाई करने के लिए एक निजी जासूस को किराए पर लिया। मैं देखना चाहता था कि चेनहाओ के अलावा क्या लिन युआंग का कोई और टाइप बी प्रेमी था। जासूस बहुत पेशेवर था। उसने मुझे जल्दी ही एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी। इसकी अधिकांश सामग्री ने सिर्फ लिन युआंग और चेनहाओ के बीच संबंध के बारे में जो मुझे पहले से पता था उसकी पुष्टि की। लेकिन एक प्रतीत होता महत्वहीन विवरण ने मेरा ध्यान खींचा। पिछले साल अक्टूबर में, जो महीना बच्चे के गर्भधारण का था, कंपनी ने 3 दिन का रिट्रीट आयोजित किया था। स्थान एक हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट था।
उस समय मुझे किसी अन्य स्थान पर एक महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिलना था, इसलिए मैं नहीं गया। लिन युआंग ने कहा कि वह घर पर अकेली बोर हो रही थी, इसलिए वह कंपनी बस के साथ चली गई। इस ट्रिप का नेतृत्व करने वाला चेन हाओ था, और उस ट्रिप में चेन हाओ का छोटा भाई चेन यांग ने भी एक इंटर्न के तौर पर हिस्सा लिया। इससे भी ज्यादा इत्तेफाक की बात है कि जासूस को पता चला कि रिजॉर्ट के सुरक्षा कैमरों ने चेन यांग को देर रात लिन युआंग के कमरे में कई बार घुसते और निकलते हुए रिकॉर्ड किया था। और होटल के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के अनुसार दोनों भाई चेन हाओ और चेन यांग एक ही स्टैंडर्ड रूम में ठहरे थे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उन कुछ दिनों के दौरान वे तीनों बहुत संभावना है कि साथ थे। इस खोज ने मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। यह अब एक साधारण संबंध नहीं था। उनकी बेशर्मी सच में कोई सीमा नहीं जानती थी। अपने संदेहों की पुष्टि करने के लिए जब मैं डीएनए टेस्ट के लिए बच्चे के बाल ले रहा था, मैंने चेन यांग से भी एक सैंपल लेने का तरीका ढूंढता। प्रक्रिया काफी सरल थी। मैंने इंटर्न को कंपनी के फायदे देने का बहाना बनाया और कंपनी के लोगों के साथ पानी की बोतलों का एक बैच ऑर्डर किया। मैंने यहाँ तक कि हर व्यक्ति का नाम उन पर उकेरा। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से उन्हें बांटने के लिए कहा। चेन यांग के अपनी बोतल इस्तेमाल करने के बाद मैंने प्रोडक्ट डिफेक्ट का बहाना बनाया और उन्हें बदलवाने के लिए वापस मंगवाया। सिर्फ उसी तरह किसी को पता चले बिना मैंने वह कप हासिल कर लिया जिस पर उसकी लार थी। और यही वह चीज थी जो आज तक ले आई इस पार्टी में दूसरी डीएनए रिपोर्ट तक। मैंने मूल रूप से सोचा था कि चेन हाओ सबसे चालाक भेड़िया था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पुरानी कहावत सच होगी, आगे शिकारी और पीछे उसका भी शिकारी। लिन युआंग का खेल जितना मैंने कभी सोचा था उससे बहुत ज्यादा बड़ा था और बहुत बहुत ज्यादा गंदा। मैंने अपने सामने अराजक दृश्य को देखा। लिन और चेन परिवार पूरी तरह से उलझ चुके थे, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, एक दूसरे को कोस रहे थे, मानव स्वभाव के सबसे बदसूरत पहलू को सबके सामने उजागर कर रहे थे, और मैं सिर्फ एक ठंडा दर्शक था। ड्रामा लंबे समय तक चला जब तक कि होटल सुरक्षा आखिरकार पहुंच नहीं गई और लड़ती हुई भीड़ को अलग करने में कामयाब नहीं हुई। लिन युआंग के बाल अस्त व्यस्त हो चुके थे, उसका मेकअप पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, वह एक पागल औरत जैसी दयनीय दिख रही थी। जांग यी हुआई, क्या तुम अब संतुष्ट हो? तुमने सबको बर्बाद कर दिया। क्या तुम खुश हो? तुम एक राक्षस हो। मैं सीधे उसके पास गया, नीचे झुककर उसे आंखों में सीधा देखते हुए, और शांति से कहा कि नहीं, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं खड़ा हुआ, लिन और चेन परिवार के हर सदस्य पर अपनी नजर डालते हुए। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ये सबके कानों में स्पष्ट रूप से गूंजी। आज का बेबी शॉवर सिर्फ शुरुआत है। अगली बार हम कोर्ट में एक दूसरे को देख रहे होंगे। बेबी शॉवर पूरी तरह से स्वांग में बदल गया। हम सभी अगले दिन स्थानीय समाचारों की सुर्खियां बन गए। हर सुर्खी पिछले से ज्यादा सनसनीखेज थी। धनी पारिवारिक झगड़ों की अफवाहें, समर्पित सीईओ ने बेबी शॉवर में धोखेबाज पत्नी को बेनकाब किया, जैविक बेटा भतीजा निकला, साल का ड्रामा, एक औरत दो पति भाई एक दूसरे के खिलाफ हुए, दो परिवार युद्ध पर चले गए। भले ही समाचारों में हमारे नाम धुंधले थे, ये सामाजिक हल्का सिर्फ इतना ही बड़ा है। जिसके पास आंखें हैं वह एक नजर में जानता था कि यह कौन है। एक समय के लिए गपशप हर जगह उड़ रही थी। मैं सबकी हमदर्दी का पात्र बन गया, एक बेचारा दयनीय आदमी जिसे पूरी तरह से धोखा दिया गया। जहां तक लिन युआंग और चेन हाओ की बात है, उनके परिवारों के साथ वे सड़क पार करने वाले चूहों जैसे बन गए, जिन्हें सब पीछा कर रहे थे और पीट रहे थे। लिन और चेन परिवार पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ हो गए। मैंने सुना कि उस दिन होटल छोड़ने के बाद दोनों परिवारों के बीच पार्किंग लॉट में भारी मारपीट हुई। चेन हाओ ने अपने छोटे भाई चेन यांग को बहुत बुरी तरह पीटा। चेन हाओ के माता पिता ने कसम खाई कि वे लिन युआंग जैसी औरत को बिना कुछ लिए बाहर निकालेंगे, उसे बच्चा भी नहीं रखने देंगे। लेकिन लिन परिवार भी बिना लड़े हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने दृढ़ता से जोर दिया कि चेन यांग ने लिन युआंग के साथ जबरदस्ती की थी। उन्होंने उस पर यौन शोषण का मुकदमा चलाने की धमकी दी। चेन परिवार से उन्हें उचित स्पष्टीकरण देने की मांग की, वरना वे इसे जाने नहीं देंगे। वकील वांग ने ही मुझे ये सारी खबरें बताईं। जहां तक मेरी बात है, मैंने अपना फोन बंद कर दिया और अपने माता पिता को आराम करने के लिए एक शांत तटीय शहर में ले गया। वे पहले से ही पूरी कहानी जानते थे। जिस दिन मैंने बदला लेने का फैसला किया, मैंने उनके सामने सब कुछ कबूल कर लिया। मेरी माँ इतनी गुस्से में थी कि उन्हें लगभग दिल का दौरा पड़ गया। मेरे पिता पूरी रात जागे रहे। अगले दिन उन्होंने सिर्फ मेरे कंधे पर थपकी दी और कहा कि बेटे, बस वही करो जो तुम्हें करना है, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। जांग परिवार उस तरह की औरत को पनाह नहीं देगा। उनके समर्थन के साथ मैंने और भी दृढ़ महसूस किया। समुद्र की हवा बेहद सुखदायक थी। इसने उस गंदे मिजाज को उड़ा दिया जो मेरे अंदर इतने लंबे समय से बन रहा था। पिछले कुछ महीनों से मैं एक खून के प्यासे प्रतिशोधी की तरह जी रहा था। मेरी नसें अपनी चरम सीमा तक खींची हुई थीं। अब जब मेरी योजना का पहला कदम सफल हो गया था, मैं आखिरकार राहत की सांस ले सकता था।
लेकिन मुझे पता था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। असली रणभूमि कोर्ट रूम में थी। मुझे वह सब कुछ वापस लेना था जो मेरा था, और जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई उन्हें कानून के पूर्ण न्याय का सामना कराना था। एक हफ्ते बाद मैं शहर वापस आया और आधिकारिक तौर पर कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर की। मेरी मांगें बहुत सरल थीं। एक, तलाक डिक्री। लिन युआंग को दोषी पक्ष घोषित किया जाए। उसे हमारी वैवाहिक संपत्तियों पर सभी अधिकार छोड़ने होंगे और बिना कुछ लिए बाहर जाना होगा। मैंने ये भी मांग की कि वह 4,87,000 युआन वापस करे जो उसने गुपचुप तरीके से अपने माता पिता को ट्रांसफर किए थे। और मैंने मांग की कि लिन युआंग और चेन हाओ संयुक्त रूप से मुझे मानसिक पीड़ा के लिए 1 मिलियन युआन का मुआवजा दें। इसी समय कंपनी ने एक आपातकालीन शेयरधारकों की बैठक बुलाई। सभी शेयरधारकों के सामने मैंने चेन हाओ द्वारा लिन युआंग के साथ मिलकर कंपनी की संपत्तियों का गबन करने के इरादे से सांठगांठ करने के सबूत पेश किए। निदेशक मंडल ने तुरंत चेन हाओ को उसके सभी पदों से हटाने और उसके सभी शेयरों को बिना शर्त रद्द करने पर सर्वसंख्या से सहमति व्यक्त की। चेन हाओ ने वापस लड़ने की कोशिश की, दावा किया कि वे शेयर मेरी तरफ से एक तोहफा थे और उन्हें सिर्फ एक मर्जी पर वापस नहीं लिया जा सकता। वकील वांग ने मूल शेयर हस्तांतरण समझौता निकाला। इसमें साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा था कि यदि प्राप्तकर्ता कोई ऐसा कार्य करता है जो कंपनी के हितों और प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, दाता को सभी उपहार में दिए गए शेयरों को एक तरफा और बिना शर्त रद्द करने का अधिकार है। चेन हाओ का चेहरा राख जैसा हो गया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसे सुरक्षाकर्मियों द्वारा कंपनी से बाहर निकाला गया, अपना सारा व्यक्तिगत सामान अपने साथ लेकर। उसकी हारी हुई आकृति को जाते हुए देखकर मुझे संतुष्टि का कोई एहसास नहीं हुआ। मुझे सिर्फ इस सब की विडंबना महसूस हुई। वह भाई जिस पर मैंने कभी सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वह अब मेरा कट्टर दुश्मन बन गया था। मानव हृदय सच में इस दुनिया में सबसे अप्रत्याशित चीज है। तलाक का मुकदमा बेहद थकाऊ था, सबूतों की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि लिन परिवार पानी गंदा करने में बहुत माहिर था। ट्रायल शुरू होने से पहले लिन युआंग के माता पिता, मेरे पूर्व ससुर सास, बार बार मुझे ढूंढते हुए आए। पहले उन्होंने मुझे कंपनी में नीचे रोका, रोते और भीख मांगते हुए। उन्होंने कहा कि वे गलत थे और मुझसे अतीत के लगाव को याद रखने और लिन युआंग को छोड़ देने की गुहार लगाए। ये देखकर कि मैं पूरी तरह से अछूता रहा, उन्होंने पीड़ित होने का पत्ता खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि लिन युआंग का मानसिक ब्रेकडाउन हो रहा है, वह अवसाद से जूझ रही है और दिन भर खुद को मारने की धमकी दे रही है। अगर मैं उसे धकेलता रहा तो मैं उसे उसकी कब्र की तरफ धकेल रहा हूँगा। मैंने इस सब को अनदेखा कर दिया। मैं पहले ही उनके छोटे से अभिनय को देखकर बीमार और थक चुका था। उनकी नर्म और सख्त दोनों रणनीतियों के विफल होने के बाद उन्होंने आखिरकार अपने असली शातिर रंग दिखाए। उन्होंने मुझे धमकी देना शुरू कर दिया, जांग ही, चीजों को बहुत आगे मत धकेलो, यहाँ तक कि एक कोने में फंसा कुत्ता भी काट लेगा। क्या तुम्हें लगता है कि लिन परिवार को इतनी आसानी से धमकाया जा सकता है? अगर तुमने हमारी युआंग को बिना कुछ लिए बाहर निकालने की हिम्मत की तो हम तुम्हारी कंपनी में हंगामा करेंगे। हम तुम्हारे माता पिता के घर में हंगामा करेंगे। हम सबको दिखाएंगे तुम वाकई कितने नमक हराम इंसान हो। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए हम किसी से नहीं डरते। सबसे बुरा, हम साथ डूबेंगे। उनकी धमकियों के लिए मेरे पास सिर्फ एक जवाब था, चुनौती स्वीकार है। और वैसे मैंने ये कॉल रिकॉर्ड कर ली है। लाइन का दूसरा सिरा तुरंत सन रह गया। कोर्ट में लिन युआंग द्वारा नियुक्त वकील ने अनुमानित रूप से हमदर्दी का पत्ता खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने लिन युआंग के संबंध और संपत्ति के गबन का जिक्र करने से पूरी तरह परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने लिन युआंग की एक दुखी शादी में फंसी हुई एक दुखी महिला के रूप में तस्वीर पेश की। उन्होंने दावा किया कि मैं पूरे साल काम में व्यस्त रहता था, परिवार की उपेक्षा करता था, जिसके कारण लिन युआंग भावनात्मक रूप से खाली महसूस करने लगी, जिससे उसने एक पल की बेवकूफ़ी भरी गलती कर दी। उन्होंने यहाँ तक कि घरेलू हिंसा के कथित सबूत जमा किए। लिन युआंग के हाथों पर चोट के निशान की कुछ तस्वीरें। उन्होंने दावा किया कि सच्चाई का पता चलने के बाद मैंने उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया। मैं लगभग उसकी बेशर्मी पर हंस पड़ा। वे चोट के निशान साफ तौर पर तब के थे जब वह और चेन हाओ की मां आपस में भिड़ी थी, और अब वे मेरे घरेलू हिंसा के सबूत थे। किस्मत से वकील वांग तैयारी के साथ आए थे। वे खड़े हुए और जज के सामने बहुत ज्यादा व्यापक सबूत जमा किए। पहला बेबी शॉवर का पूरा वीडियो था जिसमें बातचीत की स्पष्ट ऑडियो थी। वीडियो ने साबित किया कि लिन युआंग और चेन हाओ का संबंध पहले से तय था, न कि कोई एक पल की बेवकूफ़ी भरी गलती। दूसरा 5 लाख युआन के ट्रांसफर का बैंक स्टेटमेंट था, साथ ही इस बात का सबूत कि जिस पल मेरी सास को पैसा मिला उन्होंने तुरंत इसका इस्तेमाल अपने बड़े बेटे के जुए के कर्ज चुकाने के लिए किया। इससे साबित हुआ कि लिन परिवार की हरकतें संपत्तियों का सुनियोजित गबन थीं। आखिरकार घरेलू हिंसा के आरोपों के बारे में वकील वांग ने सीधे तौर पर कोर्ट से उस होटल के हॉलवे की सुरक्षा फुटेज निकालने का अनुरोध किया जहां पार्टी आयोजित की गई थी।
कैमरों ने स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया कि पार्टी खत्म होने के बाद लिन और चेन परिवार ने हॉलवे में एक दूसरे को कैसे पीटा। कैसे लिन युआंग की मां और चेनहाओ की मां एक दूसरे पर सड़क के गुंडों की तरह टूट पड़ी। सच्चाई एकदम स्पष्ट थी। लिन युआंग के झूठ लोहे के सबूतों के सामने चकनाचूर हो गए। जज के चेहरे के भाव और सख्त होते गए। दूसरी तरफ लिन युआंग को देखते हुए उसका चेहरा पीला था, रंग पूरी तरह उड़ गया था। मुझे पता था कि यह केस मेरी जेब में है। हालांकि जब मुझे लगा कि सब कुछ सुलझने ही वाला है, लिन युआंग ने अचानक एक ऐसी किलर चाल चली जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था। ये वह हिस्सा भी था जिसने मुझे इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा घृणा और गुस्सा महसूस कराया। अवकाश के दौरान लिन युआंग ने अपने वकील के माध्यम से मुझे एक दस्तावेज फोल्डर भेजा। उसने कहा कि अगर मैंने उसे बिना कुछ लिए बाहर निकालने पर जोर दिया तो वह इस दस्तावेज को जनता के लिए जारी कर देगी। मैंने फोल्डर खोला। अंदर सिर्फ एक पतला सा कागज का टुकड़ा था। यह एक मेडिकल रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पर नाम मेरा था। तारीख 3 साल पहले की थी जब हमारी शादी से पहले का स्वास्थ्य चेकअप हुआ था। और रिपोर्ट पर एक विशिष्ट मीट्रिक को लाल स्याही में भारी रूप से घेरा गया था। फर्टिलिटी टेस्ट परिणाम वाले कॉलम में साफ लिखा था, गंभीर बांझपन, प्राकृतिक गर्भधारण दर 1% से कम। मेरा दिमाग भन्ना गया। मैं पूरी तरह से सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? मैंने ये रिपोर्ट पहले कभी नहीं देखी थी। उस साल स्वास्थ्य चेकअप के लिए लिन युआंग और मैं साथ गए थे। नतीजे आने के बाद उसने मुझे बताया कि हम दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं और कोई समस्या नहीं है। उस समय मैंने उस पर पूरा भरोसा किया। मैंने खुद नतीजे देखने की जहमत भी नहीं उठाई। अब इस बारे में सोचना हास्यास्पद रूप से बेवकूफ़ी भरा है। मैंने कुछ ही दूरी पर खड़ी लिन युआंग की तरफ अपना सिर ऊपर उठाया। वह मुझे ही देख रही थी। उसके चेहरे से पहले का घबराया हुआ बेताब लुक चला गया था। इसके बजाय इसकी जगह एक बीमार संतुष्टि के एहसास ने ले ली थी, एक विकृत पूर्ण प्रतिशोध। उसने बिना आवाज किए सिर्फ होठों से कहा कि अब हम बराबर हैं। मैं तुरंत समझ गया कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। वह मुझे बताना चाहती थी कि उसने धोखा क्यों दिया, उसने किसी दूसरे आदमी को बच्चा पैदा करने के लिए क्यों ढूंढा। ये सब मेरी वजह से था, क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता था। वह मुझे एक शारीरिक रूप से दोषपूर्ण आदमी के रूप में पेश करना चाहती थी जिसका दिमागहीनता की भावना से विकृत हो गया था, जो अंततः अपमान और गुस्से में उस बेचारी दुखी पत्नी को काटने के लिए भड़का। अगर यह रिपोर्ट जनता में गई तो मेरे पिछले सभी सही कार्यों की व्याख्या पूरी तरह से अलग रोशनी में की जाएगी। लोग कहेंगे कि पता चला कि वह खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी ने सिर्फ इसलिए ऐसा किया क्योंकि वह उसे एक उत्तराधिकारी देना चाहती थी। वह जरूर ईर्ष्या कर रहा होगा क्योंकि वह खुद यह नहीं कर सकता। वह किसी और को भी यह नहीं करने देगा। किस तरह का आदमी अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकता और अब वह अपनी पत्नी को कोने में धकेल रहा है? कितना बेकार आदमी है। जब ऐसा होगा तो मैं एक हमदर्दी वाले पीड़ित से एक हारने वाले मजाक का पात्र बन जाऊंगा। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा गर्व सब उसके पैरों तले कुचल दिया जाएगा। यह उसकी असली किलर चाल थी और उसका आखिरी तुरुप का पत्ता। वकील वांग ने कहा कि यह चाल बहुत ज्यादा जहरीली है, श्री जांग। ये स्थिति हमारे लिए बेहद नुकसानदेह है। कानूनी तौर पर कहें तो भले ही यह व्यभिचार के लिए एक वैध बहाना नहीं है, जनमत और नैतिकता के मामले में यह आपको बेहद कमजोर स्थिति में डाल देगा। इसके अलावा यह मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे को भारी रूप से प्रभावित करेगा। जज मानवीय विचारों के कारण संपत्तियों के बंटवारे के दौरान उसके पक्ष में झुक भी सकते हैं। मेरे हाथ हल्के से कांपे, डर से नहीं बल्कि पूर्ण शुद्ध गुस्से से। पता चला कि शुरू से ही मैं एक बहुत बड़े झूठ के अंदर जी रहा था। यह शादी शुरू से अंत तक कुछ नहीं बल्कि एक पूरी सुनियोजित साजिश थी। उसके पूरे परिवार को मेरी शारीरिक समस्या के बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था। यही कारण था कि वे इतना निडर होकर काम करने की हिम्मत रखते थे। लिन युआंग ने मुझसे प्यार की वजह से शादी नहीं की थी। वह मेरे पैसे के पीछे थी। उसने धोखा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता था। उसने शुरू से ही एक विकल्प ढूंढने की योजना बनाई थी ताकि उसे एक बच्चा मिल सके जिसका इस्तेमाल वह मेरी दौलत विरासत में लेने के लिए कर सके। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। जब मैंने उन्हें फिर से खोला तो मेरी आंखों में घबराहट और झटका चला गया था। उनकी जगह एक बर्फीले पूर्ण संकल्प ने ले ली थी। वकील वांग, चिंता मत करो। वह जीत नहीं सकती क्योंकि वह रिपोर्ट भी फर्जी है। जब मैंने कहा कि यह फर्जी है तो मैं दिखावा नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ एक दिखावा नहीं कर रहा था, न ही मैं अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। यह इसलिए था क्योंकि ठीक 1 साल पहले जब कंपनी सार्वजनिक होने की तैयारी कर रही थी और एक व्यापक स्वास्थ्य चेकअप की आवश्यकता थी, मैं एक बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित अस्पताल में एक विस्तृत शारीरिक परीक्षा के लिए गया था। उस समय मैंने अपनी आंखों से सभी रिपोर्ट देखी थी। हर एक मीट्रिक पूरी तरह से स्वस्थ था, जिसमें मेरी फर्टिलिटी भी शामिल थी। डॉक्टर ने कहा था कि श्री जांग, आपकी काया के साथ पूरी फुटबॉल टीम का पिता बनना कोई समस्या नहीं होगी।
दो रिपोर्ट, पूरी तरह से विरोधाभासी परिणाम। तो उनमें से एक को जालसाजी होना ही था। मैंने तुरंत इसे समझ लिया। 3 साल पहले की स्वास्थ्य रिपोर्ट को लिन युआंग ने शुरू से ही बदल दिया था। उसने मुझे जो दिखाई वह एक स्वस्थ संस्करण थी जिसे उसने पहले से तैयार किया था, और जिसे उसने छिपा दिया वह ये बांझ संस्करण थी। वह ऐसा क्यों करेगी? उसका लक्ष्य बहुत सरल था। पहला, यह एक बीमा पॉलिसी थी जो उसने अपने लिए खरीदी थी। एक बार जब चीजें आखिरकार भड़क उठे तो वह इस रिपोर्ट को निकाल सके, सारा दोष मुझ पर मर सके, नैतिक ऊंचाई हासिल कर सके और सबकी हमदर्दी जीत सके। दूसरा, ये वह कमजोरी थी जिसका इस्तेमाल वह मुझे नियंत्रित करने के लिए करना चाहती थी। उसने सोचा कि मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि मेरा शरीर दोषपूर्ण है, तो उसकी आंखों में उसके धोखे और दूसरे आदमी का बच्चा पैदा करने की व्याख्या उसके मेरे भले के लिए करने के रूप में की जा सकती थी। ये सब इस परिवार को बनाए रखने के लिए उसने खुद को इस भ्रम में भी डाल दिया होगा कि अपराध बोध और कृतज्ञता के कारण मैं उसके और बच्चे के साथ और भी बेहतर व्यवहार करूंगा और स्वेच्छा से अपनी सारी संपत्तियां उन्हें सौंप दूंगा। कितनी शातिर और दुष्ट साजिश! हमारी शादी होने से पहले ही उसने आज के प्रदर्शन का रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया था। इसके बारे में सोचकर ही मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैं किस तरह की जहरीली नागिन जैसी औरत के प्यार में पड़ गया था। जब कोर्ट फिर से बुला, लिन युआंग के वकील ने, जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता था, कोर्ट में वह फर्जी मेडिकल रिपोर्ट जमा की। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल द्वारा ये गलती करने का कारण पूरी तरह से यह है कि वादी जांग यीहुआई में एक गंभीर शारीरिक दोष है और वह बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। मेरी मुवक्किल वादी से गहरा प्यार करती है। इस परिवार को बनाए रखने के लिए, वादी को एक पूरा घर देने के लिए उसने यह अविश्वसनीय रूप से कठिन निर्णय लिया। वह यहाँ एक पीड़ित भी है। वकील ने इतने भावुक होकर बात की जिससे लग रहा था कि लिन युआंग कोई लंबे समय से दुख झेल रही संत है। लिन युआंग, प्रतिवादी की सीट पर बैठी, ने सही समय पर अपना सिर झुकाया, गैर मौजूद आंसू पोंछने के लिए एक रूमाल का इस्तेमाल किया। गैलरी से फुसफुसाहट भड़क उठी। लहरें सच में बदलती हुई लग रही थी। जज ने मेरी तरफ देखा, उनकी नज़र में अब जांच और जटिलता की झलक थी। योर ऑनर, मैंने बात की। विपक्षी परिषद द्वारा प्रदान किए गए सबूतों के संबंध में मैं कोर्ट से लिखावट और मुहर की फोरेंसिक परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध करता हूं। लिन युआंग का वकील एक पल के लिए सन्न रह गया। लग रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना शांत रहूंगा। इसी समय मैं वकील वांग की तरफ मुड़ा। वे तुरंत मेरा इरादा समझ गए और जज के सामने एक और दस्तावेज जमा किया। ये पिछले साल अगस्त का है। मैंने व्यक्तिगत रूप से शहर के सेंट्रल अस्पताल में स्वास्थ्य चेकअप कराया। इस रिपोर्ट पर फर्टिलिटी परिणाम विपक्षी पक्ष द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के पूरी तरह से विरोधाभासी हैं। मुझे संदेह है कि लिन युआंग ने मुझे 3 साल पहले जो मेडिकल रिपोर्ट दिखाई थी और आज कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट, दोनों विस्तृत जालसाजी हैं। इसका उद्देश्य उसके पहले से तय व्यभिचार को छिपाना था और जानबूझकर सरोगेसी की आड़ में मुझे मेरी संपत्तियों से धोखा देने का इरादा था। मैं कोर्ट से उस अस्पताल में मूल मेडिकल रिकॉर्ड को तुरंत सील करने का अनुरोध करता हूं जहां 3 साल पहले हमारी परीक्षा हुई थी। सच्चाई वाकई क्या है, एक नज़र बता देगी। मेरे शब्द कोर्ट रूम के बीच में फटने वाले बमों की तरह थे। लिन युआंग का चेहरा तुरंत भूत की तरह पीला पड़ गया। उसने 1 मिलियन सालों में भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं ये कार्ड पकड़े हुए हूँ। उसने सोचा कि 3 साल पहले की उसकी साजिश बेदाग थी। वह कांपने लगी, उसकी आंखें घोर आतंक से भर गईं, और उसके वकील ने तुरंत घबराकर स्थगन का अनुरोध किया। जज ने निर्णायक रूप से हथौड़ा दे मारा। कोर्ट तुरंत कांगुआ अस्पताल में कर्मियों को भेजेगा। उस साल के मूल मेडिकल रिकॉर्ड निकालें। नतीजे आने से पहले कोर्ट स्थगित कर दिया गया। जब मैं कोर्ट रूम से बाहर निकला, लिन युआंग और मैं एक दूसरे के पास से गुजरे। उसकी आंखों में वह घमंडी, धोखा देने वाला लुक चला गया था। जो कुछ बचा था वह था अंतहीन नाराजगी और हताशा। मुझे पता था कि वह खत्म हो चुकी है। वह शानदार धोखा जिसे उसने 3 साल तक सावधानीपूर्वक योजना बनाने में बिताया था, आखिरकार खत्म हो गया था, और उसका जो इंतजार कर रहा था वह कठोरतम सजा जो कानून दे सकता था। कोर्ट की जांच मेरी उम्मीद से तेजी से संपन्न हुई, और यह और भी ज्यादा निंदनीय थी। कांग हुआ अस्पताल के मूल रिकॉर्ड दिखाते हैं कि 3 साल पहले मेरे चेकअप परिणाम पूरी तरह से सामान्य थे। जिस व्यक्ति के परिणाम बदल दिए गए थे वह लिन युआंग थी। वह स्वास्थ्य समस्याओं वाली थी। मूल रिपोर्ट ने खुलासा किया कि लिन युआंग को पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम था और उसके एक फैलोपियन ट्यूब में रुकावट थी। इसका मतलब था कि उसके गर्भधारण की संभावना बेहद कम थी। जहां तक उसने कोर्ट को रिपोर्ट प्रदान की जिसने दावा किया कि मैं गंभीर रूप से बांझ था, और लिखावट और मुहर विश्लेषण ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि यह एक पूरी जालसाजी थी। उस पर डॉक्टर के हस्ताक्षर और हॉस्पिटल की मुहर सब नकली थे जो उसने बनवाए थे। सच्चाई आखिरकार सामने आ गई थी। लिन युआंग के परिवार की शातिर साजिश पूरी तरह से उजागर हो गई थी। उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए नहीं चुना क्योंकि मैं किसी भी तरह से असाधारण था, और इसलिए नहीं कि लिन युआंग मुझसे बहुत प्यार करती थी।
यह इसलिए था क्योंकि उसके परिवार को बहुत पहले से पता था कि लिन युआंग के लिए बच्चे पैदा करना बहुत मुश्किल था। उन्हें एक बलि का बकरा ढूंढने की जरूरत थी, एक ईमानदार आदमी जिसके पास पैसा हो, अधिमानतः ऐसा जिसे वे दोष लेने के लिए हेरफेर कर सकें। और मैं उनके हर मानदंड में पूरी तरह फिट बैठा। उन्होंने सब कुछ योजना बनाई थी। पहले उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट को जाली बनाया ताकि मुझे विश्वास हो सके कि समस्या मेरी है। इस तरह मैं दोषी महसूस करूंगा। फिर लिन युआंग के पास एक बीज उधार लेने और मुझे मेरी अरबों डॉलर की संपत्ति का उत्तराधिकारी देने के लिए एक बच्चा पैदा करने का सही बहाना होगा। और जिस व्यक्ति को उन्होंने डोनर के तौर पर चुना वह भी यादृच्छिक नहीं था। दोनों भाई चेन हाओ और चेन यांग, एक का ब्लड ग्रुप बी है, दूसरे का ए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिता कौन था, जब तक लिन युआंग ने जिस बच्चे को जन्म दिया वह टाइप ओ नहीं था। उन्होंने एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण होगा। वे या तो मुझे दोष दे सकते थे, टाइप ओ पिता, या वे शर्त लगा सकते थे कि मैं कभी ब्लड ग्रुप चेक नहीं करूंगा। यह एक चालाकी से बुनी गई योजना थी। हर कदम ठंडी क्रूर गणना से भरा था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता अगर मैंने गलती से ब्लड ग्रुप में विसंगति का पता नहीं लगाया होता। अगर मुझे संदेह का वह कतरा भी नहीं हुआ होता तो मेरा बाकी का जीवन एक विशाल झूठ के अंदर जीते हुए बिताया जाता। क्या होता? मैं खुशी खुशी दूसरे आदमी के बच्चे को पालता। फिर मैं वह सब कुछ सौंप देता जिसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन काम किया था, उस शातिर माँ और बच्चे को और उनके पीछे लालची परिवार को। सिर्फ इसके बारे में सोचना ही मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज देता है। जब पूरी सच्चाई उजागर हुई, लिन युआंग पूरी तरह से टूट गई। अकाट्य सबूतों का सामना करते हुए उसके सभी बहाने दयनीय रूप से कमजोर हो गए। सच्चाई जानने के बाद उसके अपने वकील ने भी उसे वकील के तौर पर हटाने का प्रस्ताव दायर किया। कोई भी ऐसे अपराधी का बचाव नहीं करना चाहता जिसने धोखाधड़ी करने के इरादे से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। अंतिम फैसला कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। कोर्ट ने हमारी सभी मांगें स्वीकार कर लीं। एक, मेरे और लिन युआंग के बीच तलाक को मंजूरी दी गई। लिन युआंग को शादी में दोषी पक्ष पाया गया। इसके अलावा कार्यवाही के दौरान उसने धोखाधड़ी करने के इरादे से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। उसे बिना कुछ लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया। 2, शादी के बाद हासिल किया गया घर और संपत्तियां, क्योंकि मैंने सबूत प्रदान किए कि अधिकांश फंड मेरे शादी से पहले की संपत्तियों से आए थे, अंततः मेरी एकमात्र संपत्ति होने का फैसला सुनाया गया। 3, लिन युआंग को फैसले के 30 दिनों के भीतर 4,87,000 युआन वैवाहिक संपत्ति वापस करनी होगी जो उसने अवैध रूप से ट्रांसफर की थी। अगर वह समय सीमा तक भुगतान करने में विफल रहती है तो उसकी व्यक्तिगत संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। 4, लिन युआंग और चेन हाओ को उनके व्यभिचार के कृत्य के लिए, जिसने मेरी प्रतिष्ठा और मानसिक कल्याण को भारी नुकसान पहुंचाया, भावनात्मक संकट के मुआवजे के तौर पर संयुक्त रूप से 3 लाख युआन का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने भुगतान करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखा, इसलिए उसने मेरे द्वारा मांगे गए 1.05 मिलियन को मंजूरी नहीं दी। लेकिन सबसे संतोषजनक हिस्सा ये था कि लिन युआंग ने अस्पताल की रिपोर्ट और मुहरों को जाली बनाया और कोर्ट में झूठे सबूत जमा किए। उसे आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों को जाली बनाने, बदलने और व्यापार करने, दस्तावेजों और मुहरों को जाली बनाने और न्याय में बाधा डालने का दोषी पाया गया। फैसला सुनाने के बाद कोर्ट ने सीधे आपराधिक मामला पुलिस को भेज दिया। न सिर्फ वह मुकदमा हार गई और बिना कुछ लिए बाहर निकल गई, बल्कि अब उसे जेल जाने का भी सामना करना पड़ रहा है। जहां तक उसके माता पिता की बात है, क्योंकि उन्होंने संपत्तियों को ट्रांसफर करने में हिस्सा लिया और अपने बेटे के जुए के कर्ज चुकाने के लिए हमारी वैवाहिक संपत्तियों को निकालने का इरादा रखा, उन्हें भी सहप्रतिवादी के तौर पर नामित किया गया। उन्हें मुआवजे के लिए संयुक्त दायित्व वहन करना होगा। वे पहले से ही अपने बेटे के जुए के कर्ज चुकाने से कर्ज में डूबे हुए थे और अब चीजें उनके लिए बद से बदतर हो गई हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने अपने गृहनगर में अपना घर बेचना शुरू कर दिया है। चेन परिवार का भी बहुत बेहतर हाल नहीं रहा। चेन हाओ को कंपनी से निकाल दिए जाने के बाद उसकी प्रतिष्ठा इतनी बर्बाद हो गई कि उसे अब शहर में अपने क्षेत्र में काम नहीं मिल सका। मैंने सुना कि वह पूरी तरह से हारकर अपने गृहनगर चला गया। वह बस दिन भर शराब पीता रहता है। एक पूरी तरह से बर्बाद इंसान। उसका छोटा भाई चेन यांग भी घोटाले में फंस गया और उसे स्कूल से निलंबित कर दिया गया। जहां तक उस मासूम बच्चे की बात है, कस्टडी अंततः जैविक मां लिन युआंग को दी गई। मुझे सिर्फ इतना पता नहीं कि लिन युआंग के जेल जाने के बाद क्या होगा। उस बच्चे का भविष्य क्या है? बेशक इस सब का अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई संत नहीं हूँ। मैं उस औरत के लिए हमदर्दी महसूस नहीं करने वाला हूँ जिसने शुरू से ही मेरे खिलाफ साजिश रची, और मैं निश्चित रूप से उस बच्चे पर दया नहीं करूंगा जो किसी दूसरे आदमी का खून ले जा रहा है। उनकी किस्मत कुछ ऐसी है जो वे खुद लेकर आए। वे उन सब के हकदार थे जो उन्हें मिला। मुकदमा खत्म होने के बाद मैंने कंपनी के कुछ दैनिक कार्यों को नए पदोन्नत उपाध्यक्ष को सौंप दिया और खुद को एक लंबी छुट्टी दी। मैंने वैवाहिक घर बेच दिया जो इतनी गंदी यादों से भरा था।
एक दूसरे शहर में, एक ऐसी जगह जहां मैं समुद्र देख सकता था, मैंने एक नया पेंटहाउस अपार्टमेंट खरीदा। मैं विशाल फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ा हुआ, दूर क्षितिज को घूरता रहा जहां समुद्र और आसमान मिलते हैं। शांति और स्पष्टता का एक एहसास जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, मुझ पर छा गया। ये बेतुकी शादी एक उग्र बुखार की तरह थी। इसने मेरे सभी बचावों को जला दिया, लेकिन इसने मेरी सारी नादानी और भ्रमों को भी जला दिया। इसने मुझे मानव हृदय की दुष्टता और जटिलता को देखने के लिए मजबूर किया। अब बुखार उतर गया है और मैं फिर से पैदा हुआ हूँ। मेरा फोन बजा। वह वकील वांग थे। श्री जांग, बधाई हो। लिन युआंग के लिए फैसला आ गया है। उसे 3 साल की सजा सुनाई गई है। वह संतुष्ट नहीं है और उसने अपील दायर की है, लेकिन पूरी संभावना है कि मूल सजा बरकरार रखी जाएगी। मैंने कहा कि मैं समझता हूँ। हाँ, वकील वांग फोन पर हंसे और बोले कि वैसे एक और बात है। उसने कहा कि वह आपसे आखिरी बार मिलना चाहती है। मैंने एक पल की झिझक के बिना मना कर दिया कि नहीं, उसके और मेरे पास एक दूसरे से कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। फोन रखने के बाद मैंने खुद को एक गिलास रेड वाइन डाला और बालकनी पर कदम रखा। कोमल समुद्र की हवा मुझ पर छा गई। मेरा जीवन बस अभी शुरू हुआ है। आगे का रास्ता लंबा है। मैं बेहतर लोगों से मिलूंगा। मैं और अधिक सुंदर दृश्य देखूंगा। जहां तक उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, वे हमेशा अपनी ही बनाई हुई दलदल में सड़ते रहेंगे। और मैं आगे बढ़ूंगा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। गाइज, इस स्टोरी का यही अंत होता है और आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो भाई, और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। और एक और बात, इस वीडियो में जो स्टोरी पैनल है वो एआई की मदद से बनाया गया है, इसलिए कभी कभी ऑडियो फोटो के साथ मैच नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल एआई के साथ कंसिस्टेंसी के साथ इमेज बन ही नहीं रही। दिमाग बेकार हो गया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।